Hello friends, I hope you will be happy. So welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स आज एक हम नया चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर का नाम है हीट यानी ऊष्मा। इससे पहले हमने सीरीज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड चैप्टर्स हमने फिनिश कर दिए हैं। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके उसको कंप्लीट चैप्टर को देख भी सकते हैं और साथ में क्वेश्चन एंड आंसर्स भी उनके हमने कराए हुए हैं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें आप। देखें, सबसे पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं हीट। हीट का मतलब होता है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं हीट कहते हैं, बट हिंदी में इसको हम ऊष्मा कहते हैं। देखिए, जो हमें गर्म और ठंडे का जो एहसास होता है, गर्म और ठंडे का जो एहसास होता है वो किसकी वजह से होता है? तापमान डिफरेंस की वजह से, यानी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म होती हैं और कुछ ठंडी, जैसे कि चाय गर्म और बर्फ़ ठंडी होती है। इतनी बात आप सभी जानते भी हैं। अब दूसरा है, ताप का मापन कैसे होता है, टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करते हैं। देखिए, तापमान को मापने के लिए हमारे पास में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो डॉक्टरी थर्मामीटर हो सकता है। जिस तापमान से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। दरअसल तापमान को मापने के लिए आजकल मॉडर्न युग है, तो टेम्परेचर को नापने के लिए आजकल दो तीन तरीके के और भी आते हैं। पहला तो ये होता ही है जो पुराने टाइप का थर्मामीटर है, जो कांच का बना हुआ होता है। दूसरे नंबर पर आता है आजकल डिजिटल, जो डॉक्टर्स के पास में देखने को भी मिलता है, तो उससे भी हम अपने टेम्परेचर को नाप सकते हैं। और इसके अलावा भी बाहर से डिटेक्टर वाला भी होता है, जो कोरोना काल में भी यूज़ किया गया था। आप देखते होंगे रेलवे या प्लेटफॉर्म या एयरपोर्ट के आसपास में। तो दो तीन तरीके के आजकल ये थर्मामीटर चल रहे हैं। और हम जिस डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है ये सेल्सियस पैमाना। और इसमें सेल्सियस में अंक रहते हैं 0 से 100 के बीच में। अब जरा इसमें कुछ क्वेश्चंस भी साथ ही साथ हम बताते चलेंगे, जैसे कि क्वेश्चंस बनेंगे रिलेटेड इससे। देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी और बारीक डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की एक नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ से जो ये धारी बनती है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो आप सभी जानते भी हैं कि ये जो थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर, इसमें जो हमारे पास में हमें को जो अपना टेम्परेचर देखना होता है, जनरली 35 से और 42 के बीच में ही लाइज करता है डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर ह्यूमन टेम्परेचर के केवल केस में बात कर रहे हैं हम। और चीज़ें देखते हैं, इसमें भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम यानी स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे 0 डिग्री सेल्सियस से दिखाते हैं। देखिए, इसको जो टेम्परेचर होता है, दो तीन तरीके के नापने की मेजरमेंट दो तीन तरीके से हैं। पहला तो डिग्री सेल्सियस में नापी जाती हैं, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट में नापी जाती हैं, तीसरा केल्विन में भी नापे जाते हैं। इसमें बड़े टेम्परेचर आते हैं, इसमें भी आते हैं, लेकिन ये अलग डिजिटल वाला होता है और ये थर्मामीटर जो कांच वाला होता है, इसका यूज़ बहुत कम होता है केल्विन वाले का। ये कैलकुलेटिव पार्ट्स में आता है, या फिर ज़्यादा जिनके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे उस यूनिटों में काम आता है। नेक्स्ट अब इसके बाद में देखते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 से 42 डिग्री तक के तापमान ही माप सकते हैं। मानव शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब एक आदमी स्वस्थ होता है तो उसका जो बॉडी होती है 37 डिग्री सेल्सियस पे होती है। इसके अराउंड भी हो सकती है, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। 36.5 भी हो सकती है या 37.5 तक भी हो सकती है। आगे है, डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां क्या हैं। जो कांच वाला होता है उसके लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। देखिए, इसमें लिखा हुआ कि थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक का घोल अच्छा रहता है। डॉक्टर के पास में आपने देखा होगा हमेशा ही कि एक ऐसी जार में उसको रखता है जहाँ पे उसका रीयूज़ कर सके वो, यानी कि ऐसे ही ढक्कन टाइप का होता है जिसमें बोतल में वो डाल देता है उसको। दरअसल उस बोतल में क्या भरा रहता है? एंटीसेप्टिक मटेरियल होता है, जिसमें जाने पर क्या होता है कि जो थर्मामीटर है उसके ऊपर जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज वगैरह लग गए हैं वो सब किल हो जाते हैं इसमें जाने के बाद में। इसलिए ऐसा करते हैं, उसको बार बार उसमें डुबो देते हैं। आगे है नेक्स्ट,
सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री से नीचे हो। यानी इसमें हमको एक और बात रखनी पड़ती है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो अभी हमने दिखाया था, तो इसमें जो पारा भरा होता है यहाँ पर, पारे को हमको ये चेक करना होता है कि पारा जो है बीच वाली नली में से नीचे ही होना चाहिए, 35 डिग्री से नीचे रखना चाहिए उसको। इसलिए डॉक्टर इसको बार बार झटकते भी है नीचे को, जिसकी वजह से पारा ऊपर चढ़ जाता है। टेम्परेचर पाने पर पारा फैलता है, इसलिए नीचे आता है तब, ताकि उसको झटका मार करके नीचे लाया जा सके। टेम्परेचर कम पे रखना चाहिए उसको। नेक्स्ट अब इसके आगे, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। आगे और भी हैं। थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें प्रयोगशाला जो का तापमान होता है वो, उसमें कैसा टेम्परेचर, उसमें कैसा वाला थर्मामीटर यूज होता है उसको देखते हैं। हम अन्य वस्तुओं के माप कैसे माप सकते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लिए जाते हैं। ऐसा एक तापमापी प्रयोगशाला में तापमापी है। इस प्रयोगशाली तापमापी का परिसर प्राय 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है इसके आगे, अभी यहाँ तक हमने डिस्कशन किया इसका। अभी डिजिटल वाले पर भी आते हैं हम, जो मार्केट में आजकल चलता है। देखिए, तापमापी में ये लिखा हुआ है कि तापमापी में पारे के प्रयोग में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल जो है डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं, जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। ये वाला आप देखते होंगे डॉक्टर्स के पास में रहता है। और इसके आगे चलते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण यानी हीट ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसको भी देखते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चलती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ही ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। आगे है इसमें, वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। जिस प्रक्रम में ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है, यानी कंडक्शन कहलाता है। ठोसों में जो सॉलिड होते हैं, ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम द्वारा ही स्थानांतरित होती है। देखिए, हीट ट्रांसमिशन की दरअसल 2-3 विधियां भी हैं, उनको भी समझते हैं। यदि आती हैं आगे तो समझाएंगे, अगर नहीं भी आती हैं तो उनको भी बता देंगे अभी। देखिए, एक तो होती है चालन विधि, यानी कि ऊष्मा किस किस विधि से चल सकती है, तो चालन होती है। दूसरी होती है संवहन, और तीसरी होती है विकिरण। विकिरण यानी रेडिएशन। तो इन विधियों से ही ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। चालन मतलब कंडक्शन, संवहन मतलब कन्वेक्शन, और ये रेडिएशन। चालन में हमको पदार्थों की आवश्यकता होती है और इसमें हमें माध्यम की यानी आवश्यकता होती है। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो कण होते हैं, माध्यम के कण अपनी जगह पर ही रहते हैं, जगह चेंज नहीं करते। संवहन में खासियत होती है कि माध्यम की भी आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें कण एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं। इसमें तीसरा जो रेडिएशन है, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें माध्यम की ही आवश्यकता नहीं होती, यानी बिना माध्यम के भी हीट ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे कि अंतरिक्ष से सूर्य की किरणें निकल करके आती हैं, वो वाले प्रोसेस। नेक्स्ट है, अब थोड़ा ये हमने बता दिया है जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट था इसका। देखिए, अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट वाले पार्ट पर। जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं, यानी कंडक्टर कहते हैं। इनके उदाहरण हैं एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा, कॉपर। जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा के क्या कह लेते हैं, कुचालक कहते हैं, यानी कि इनको इंसुलेटर कहते हैं। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। देखिए, दो तरीके के ये ऊष्मा को चालन करने वाले दो प्रकार के मटेरियल पाए जाते हैं, यानी कि एक तो कंडक्टर, एक हो गया इंसुलेटर। तो कंडक्टर जो हीट को ट्रांसफर करते हैं, हीट को ट्रांसफर करने के लिए हमको चाहिए अणु, और इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि अणुओं के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जो ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि जो धातु की चीज़ें हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, इन सब में ज़्यादा हीट अच्छे से ट्रांसमिट होती है, क्योंकि इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी जो बाहरी कोश होती है, बाहरी ऑर्बिट्स होती हैं उसमें। जबकि प्लास्टिक, लकड़ी और ये जो होती है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन इससे नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से
जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती, क्योंकि हीट को ले जाने के लिए चार्ज कैरियर चाहिए, आवेशवाहक चाहिए। आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके आगे चलते हैं अभी थोड़ा और। देखिए, जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आता है। फिर यह जल गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारा जल है गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बता दिया। और ये दरअसल इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। जैसे यदि कोई किसी बॉइल में या किसी बाउल में हम पानी को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, तो गर्म पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर उबलता है। इसका कारण यही है कि नीचे की तरफ क्या होता है, जो ठंडा पानी आता है वो आता है, और गर्म होने के बाद हल्का हो जाता है तो ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। और इसमें इसमें आप देख रहे होंगे कि माध्यम के कण एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अब आते हैं समुद्री समीर। जो समुद्री समीर हैं, यानी कि जो समुद्र में चलने वाली हवाएं हैं, वो क्या हैं? तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जो होता है, जमीन जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। समुद्र की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्र के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है। आगे है नेक्स्ट। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंचती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण के द्वारा ऊष्मा के, मैंने अभी बताया विकिरण जो प्रोसेस होता है, विकिरण में यह स्थानांतरण में किसी माध्यम के से, जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसमें हमें किसी भी कणों की जरूरत नहीं होती है। माध्यम विद्वान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है। यह हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं। जब हम किसी तापक यानी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई बर्तन, गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही अपने परिवेश में स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर जो है विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ही ग्रहण करता है। सभी जो गर्म पिंड होते हैं विकिरणों के रूप में ही ऊष्मा विकिरित करते हैं। गर्म पिंड का मतलब जो आसमान में हमको दिखाई देने वाले जितने भी तारे या स्टार्स हैं, या जो भी ऑब्जेक्ट हैं जो जिनसे ऊष्मा निकल सकती है या जिनसे ऊष्मा रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो सब किसके द्वारा देते हैं? रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा ही हम तक एनर्जी, हीट को प्रोवाइड कराते हैं। आगे है सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। देखिए, सर्दियों और गर्मियों में हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के पहनते हैं कपड़े। इसके पीछे भी रीज़न है। इसमें दरअसल रेडिएशन और इसमें कलर स्पेक्ट्रम का अंतर पड़ता है। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं। आइए इसको शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। गर्मियों में हम सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं या हल्के रंग के वस्त्र वाले पहनते हैं। इसका कारण है कि वाइट जो होता है कलर, या इससे रिलेटेड जो कलर हैं, वाइट से रिलेटेड जो कलर होते हैं लगभग, वो क्या करते हैं? अधिकांशतः अपने ऊपर पड़ने वाले विकिरण को रिफ्लेक्ट कर देते हैं अधिकांश। जैसे हमने कहा कि सूरज से आने वाली किरणें सफ़ेद कलर के कपड़े पर पड़नी है, तो ये अपने आप से रिफ्लेक्ट कर देगा चारों डायरेक्शन में, वो इधर उधर। तो इसका कारण यही होता है कि सफ़ेद या हल्के कपड़े गर्मियों में पहने जाते हैं। जबकि अन्य कलर वाले जो कपड़े होते हैं, मान लीजिए कोई अच्छा कलर का कपड़ा है, लाल या पीला, इस तरीके से जो हमने जाड़ों में पहना हुआ है, जब भी कोई सूर्य से आने वाला रेडिएशन इसके ऊपर डलेगा तो ये उसका अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेगा, यानी हीट को ही एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर कपड़ा, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें आरामदायक महसूस होता है।
मैंने इतनी बात को हमने बता दिया। देखिए सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं, इतनी बात हमने कह दी है। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी होती है, ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर होने से, विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव रहता है। नेक्स्ट है आगे। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक दो जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे? देखिए यदि ये कह रहे हैं कि एक मोटा कंबल है और एक पतला कंबल है, दो पतले कंबल है, तो हम दो पतले कंबलों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में हवा ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक जो बैरियर लग जाएगा और जिसकी रेडिएशन रुक जाएगा, इसका मतलब ज़्यादा मात्रा में। इसमें लिखा हुआ है नोट में, कुछ चीज़ें नोट्स करके दी हुई हैं। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बात सही है कि कोई कितनी हीट है, कितने जगह पे कहाँ पे कितनी हीट है, तो हम ये अपनी इंद्रियां यानी कि पांचों ज्ञानेंद्रियों से डिपेंड से हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसके आगे। ताप किसी वस्तु का उष्णता की कोटि की माप है। टेम्परेचर जो है किसी भी कोटि का तापमान नाप सकता है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर के ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का जो परिसर है वो कितना होता है? 35 से 42 डिग्री होता है, जैसा हमने पहले ही बता चुके हैं। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्राय कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। जो ऊष्मा होती है उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। ये एक वस्तु से दूसरी में ऊष्मा 3 प्रक्रमों के द्वारा हो सकती है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। चालन, संवहन तथा विकिरण, 3 प्रोसेस से ऊष्मा ट्रांसफर हो सकती है। ठोसों में प्राय ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों में, गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट अब इसके आगे और भी अभी पॉइंट हैं जो बचे हुए हैं। ऐसे पदार्थ यानी जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी होती है। तो यहाँ तक हमने आपका चैप्टर की लगभग थ्योरी समाप्त कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स, काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन आंसर हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे लेवल के हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं सभी जगह पर। चलिए अभी ये वीडियो को यहीं पे हम पॉज करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी जिससे कि चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। धीरे धीरे ही चीज़ें आपके जहन में उतरती हैं और पहले धीरे धीरे चीज़ों को सुनना चाहिए ताकि सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएं।